जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023 क्लास 8 का साइंस। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का वीवीआई मॉडल सेट देखते हैं जो 2023 में जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात जैक की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और जैक की तरफ से वीवीआई जो है वो बोर्ड मॉडल सेट बनकर तैयार हुआ है। तो आज इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ बोर्ड मॉडल देख कर ही पास होना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट तो होगा ही। यदि आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो जो यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ समान निर्देश दिए गए हैं। ये जो बोर्ड मॉडल है वो 1 घंटा का होगा। ये सब स्टूडेंट को पढ़ने वाला है, अपने से पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जी हाँ, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 से 1973 ईस्वी के बीच में प्रारंभ किया गया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। और ये जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम वह एक धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है क्रोमियम। वह एक ऐसा इकलौता धातु है जिसको विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाने में किया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपका एक एक प्रश्न और एक एक जो ऑप्शन है वो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि समय ज्यादा होगा, क्योंकि आज के बच्चों के पास तो समय होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? देखिए, जरायुज का मतलब होता है वैसे जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जरायुज बोलते हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक जरायुज प्रजाति में आता है। जबकि मुर्गी, कौवा और बत्तख की बात करते हैं तो ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य जो है वो जरायुज प्राणी है। अंड प्रजक की बात करेगा तो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसे अंड प्रजक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायित्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर वैद्युत बल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो ऊष्मीयमान की बात कर रहा है जिसका जो ऊष्मीयमान होता है वो सर्वाधिक होता है, टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यदि ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं होगा तब एलपीजी गैस मारिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जो ऊष्मीयमान होता है वो 1,50,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा XY जो है शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। वहीं XX की बात करते हैं तो मादा लिंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर। इसका दूसरा नाम दृष्टि पटल भी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि खरीफ फसल का एक उदाहरण है। तो खरीफ फसल वैसा फसल जिसकी बुआई हम जून और जुलाई के बीच में करते हैं, अर्थात वर्षा की ऋतु में करते हैं, और उसकी जो कटाई है वो हम शीत ऋतु में करते हैं, अर्थात जून जुलाई में उसको क्या किया जाता है? जून से जुलाई के बीच में उसको लगाया जाता है और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसे काट लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान जो है वे खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? देखिए, वास्तविक रूप में बात करते हैं सौर परिवार में तो 9 ग्रह हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त जो है वो 8 ग्रह हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक ना लाभदायक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कुछ मामलों में हानिकारक है तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बॉल होता है वो गोल कलर का होता है, क्योंकि जब ये बॉल बॉल जो होता है गोल कलर का होने के कारण वो आसानी से लुढ़क सकता है, अर्थात वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ मामलों में ये जो है वो हानिकारक भी होता है, क्योंकि यदि हम बरसात के ऋतु में कहीं बाहर में की गीली मिट्टी में चलते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। तो ये कुछ मामलों में हानिकारक भी होता है और कुछ मामलों में ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। तो पैराशूट अर्थात वैसे जो लोग होते हैं जो आसमान से जंप लगाते हैं सीधे पृथ्वी पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन रस्सी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये काफी मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है। कहने का मतलब कि मानव का जो शरीर है, मानव का जो कान है वो कितने हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, इसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है मानव का प्रसवी ध्वनि। क्वेश्चन वही 16 की बात करते हैं कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखिए रिकॉर्ड की बात कर रहा है तो ये भूकंप लेखी से क्या किया जाता है, इसका रिकॉर्ड किया जा सकता है भूकंपीय तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है। तो विश्व तापन का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि मनुष्य ने अपने औद्योगिक क्रांति में या फिर अन्य कारणों से प्रकृति का खूब दोहन किया है, और प्रकृति का दोहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ है, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे पृथ्वी को गर्म कर रही है, विश्व तापन का प्रमुख कारण बन रही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि संकटापन्न प्रजाति कौन है। वैसा प्रजाति जो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है, जिसकी जनसंख्या लगभग समाप्त होती जा रही है, तो इनमें से कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है वो संकटापन्न प्रजाति है, लेकिन ये पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है। भारतीय सरकार के द्वारा इसे बाघ परियोजना 1972 से 1973 के बीच में जो चलाया गया था उसमें इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट कब तक संरक्षण प्रदान करेगी, जब तक यहाँ के नागरिक सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट का कोई भी योजना का लाभ देश पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जी हाँ, जंतु कोशिका में क्या जो होता है अनुपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होता है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति काफी मजबूत होती है और ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, मतलब उपस्थित नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि जल को शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो जल को शुद्धिकरण में क्लोरीन नामक अधातु का तत्व का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विश्व के पहले प्रतिजैविक का क्या नाम था। जी हाँ, विश्व के सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर है पेनिसिलिन जो था विश्व के सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम था। आपका होमवर्क है कि आप लोग बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि द्रव का जो दबाव होता है वो गहराई के बढ़ने से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और द्रव का जो दबाव होता है वो गहराई के घटने से घटता है। तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो दबाव होगा वो बढ़ेगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन की ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है। तो ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक होता है किलोजूल प्रति केजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है किशोरावस्था की उम्र क्या है। तो किशोरावस्था की जो उम्र है वो 11 से 19 वर्ष है, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है। तो सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला ये प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी यहाँ पे मैं आपको बोर्ड मॉडल ये बता रहा हूँ सारे के सारे VBI है, हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलों फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? जी हाँ, फूलों को फलों को एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर जो उत्पादन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29, किस ग्रह को प्रभात का तारा अथवा संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को प्रभात तारा या संध्या के तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा और सबसे यहाँ तक कि सबसे चमकीला व सबसे गर्म तारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो किस वस्तु की आकृति पर जो तरल घर्षण होता है वो सबसे कम होता है? तो आपका राइट आंसर है नौकाकार। नौकाकार आकार में जो होता है वो तरल घर्षण सबसे कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नाव जो होता है वो जल में चलता है तो काफी तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि वो नौकाकार का होता है और दबाव आगे साइड का जो आयतन कम होने के कारण उसका दबाव ज्यादा पड़ता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 31 की, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है वो क्या कहलाता है? मान लेते हैं कोई पदार्थ है, वो जो पदार्थ है वो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है, अर्थात उसको समाप्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ फल खाए और पृथ्वी पर फेंक दिए तो धीरे धीरे उसमें कीटाणु लग जाएगा, जीवाणु लग जाएगा, वो जीवाणु क्या करेगा? धीरे धीरे उस फल को अपघटित कर देगा। तो ये किसके अंतर्गत में आएगा? जैव निम्नीकरण के अंतर्गत में आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुल 50 प्रश्न कवर कराए जाएंगे आप लोगों को। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? जी हाँ, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर रहा है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहीं कहीं पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर सी नहीं बल्कि ए होगा, आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व गैस है? तो हरित गृह अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन अर्थ, देखिए हरित गृह प्रभाव और जो वैश्विक तापन होता है दोनों एक ही समान होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? जो इसके लिए उत्तरदायी कारक है, उत्तरदायी गैस है, कौन है? हरित गृह प्रभाव है, वैश्विक तापन है। इसके लिए उत्तरदायी जो गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, साथ ही इसका मीथेन भी। आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा गया है कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कौन सा जो पदार्थ है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, क्योंकि कोयला का निर्माण पेड़ पौधा के दबने या फिर जीव जंतुओं के दबने से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं? तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच में जो खाली संरचना होती है उसे रिक्तिका कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल्स होता है। ये जल ग्रहण करता है, रिक्तिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? मतलब कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया कर सकती है? तो आपका राइट आंसर है श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि किण्वन की प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह जो संकेत क्या करता है? यह जो संकेत कहता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम एक भीड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, देखिए विश्व का सर्वप्रथम ऐसा कौन सा भीड़ था जिसका क्लोन विकसित किया गया था? मतलब कि उससे जो था वो डीएनए लेकर के कोई दूसरा जीव बना गया था, उसका नाम क्या था? डॉली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉली। क्वेश्चन नंबर 42 है कि तरल है, तरल क्या है? तरल ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं, यह ठोस या
गैस दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों है। जो तरल है वो, जो देखिए तरल कौन होता है, द्रव तो तरल होता ही है, और इसके साथ साथ गैस भी कभी कभी तरल हो जाता है, क्योंकि गैस में भी गति होती है। तो इस प्रकार से समझिएगा कि तरल क्या होता है, ठोस तो होगा नहीं, जिसमें ठोस लगा हो तो तरल हो नहीं सकता। तो ए और सी तो ऐसे नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव एवं गैस दोनों, बोथ। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? अग्निशामक मतलब बुझाने वाला एक उपकरण। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 44। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो एडम्स एप्पल या कंठमणि। कंठमणि का हिंदी होता है एडम्स एप्पल। ऑप्शन नंबर ए 44 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर है, तो सबको पता है 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक स्थान पर ही एक प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको फसल कहते हैं। एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? देखिए खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। खगोलीय पिंड का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड होते हैं। इसे प्रकाश वर्ष में मापा गया है, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है। देखिए चिकने सतहों में तो घर्षण कम होता है, हम फिसल जाएंगे, लेकिन अधिक होगा रुखड़े सतहों पर तो क्या होगा, हम फिसलेंगे नहीं। तो मतलब क्या होता है, रुखड़े सतहों पर जो घर्षण होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो घास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न और 50वां प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ध्वनि सुनने में अपीरी लगती है, जो ध्वनि सुनने में अपीरी लगती है उसे क्या बोलते हैं? उसे शोर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा अपने आसपास बहुत सारे ऐसे ध्वनि होगा, आवाज होगा जो आपको सुनने में अपीरी लगते हैं, जैसे कि बस का हॉर्न, ये सब जो आपको सुनने में अपरिय लगते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शोर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आई होप दोस्तों यह वीडियो जो है वो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। और एक बात और, यदि यह इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी हमें अपनी गलती का एहसास होगा और हम उसे दोबारा सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।